प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे हैं। वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री के न्योते पर हिरोशिमा पहुंचे हैं। दरअसल जापान G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी 3 दिनों बाद जापान से पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जाएंगे। श्रीनगर में 22 से 24 मई को होने वाली G20 देशों की मीटिंग को लेकर कश्मीर में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर स्पेशल फोर्सेस की नजर है। सेना ड्रोन से निगरानी कर रही है। ड्रोन से आतंकी हमले का खतरा है, इसे देखते हुए एंटी ड्रोन डिवाइस लगाई गई है। डल झील में नेवी के स्पेशल मार्कोस कमांडो बोट के जरिए निगरानी में जुटे हैं। भारतीय सेना के साथ ही BSF, CRPF, SSB और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी तैनात किया गया है। G20 की ये बैठक श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसमें करीब 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री और DK शिवकुमार डिप्टी CM पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले दोनों नेता दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि सिद्धारमैया और DK शिवकुमार ने पार्टी आलाकमान के साथ कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों के नाम पर चर्चा की। सिद्धारमैया और DK शिवकुमार शपथ ग्रहण के लिए सोनिया गांधी को न्योता देने 10 जनपद भी गए। शरद पवार और नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, लेकिन ममता और अखिलेश शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगे। ममता ने अपनी पार्टी के नुमाइंदे को बेंगलुरु भेजने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में तकरार एक बार फिर तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के 5 मंत्री उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलने पहुंचे और LG आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। मंत्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें उपराज्यपाल ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। बाद में जब मंत्रियों को LG आवास में एंट्री मिली तो केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय ने 1.5 घंटे तक इंतजार कराने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो उपराज्यपाल सर्विसेज सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल पर साइन क्यों नहीं कर रहे। आर्यन खान ड्रग्स केस में NCB के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इसमें शाहरुख वानखेड़े से कह रहे हैं कि उनके बेटे को जेल में ना डाला जाए। ये चैट समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेश की। समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ CBI एक्शन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। समीर ने याचिका में बदले की भावना से कार्रवाई का दावा किया है। CBI का आरोप है कि समीर ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अडानी हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए बने सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। पैनल ने कहा कि अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि अडानी के शेयरों की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की नाकामी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने सभी लाभकारी मालिकों का खुलासा किया है और सेबी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि वो अडानी के लाभकारी मालिकों की घोषणा को खारिज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अडानी हिंडनबर्ग मामले में 6 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 6 मई को सौंप दी थी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना 27वें दिन भी जारी रहा। आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट खिलाड़ियों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार को दिए गए अल्टीमेटम के अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 21 मई को फिर से महापंचायत की तैयारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सभी खापों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलते रहें। एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था।
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया था। आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लाहौर वाले घर में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जुमे के नमाज के बाद इमरान खान के घर के बाहर डटे पुलिस और फौज के जवान अंदर घुसे। इससे पहले पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि इमरान खान ने अपने घर में आतंकियों को पनाह दे रखी है। इस बीच लाहौर की पुलिस ने इमरान के घर से भागने की कोशिश कर रहे 6 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उधर लाहौर की आतंक निरोधी अदालत ने इमरान खान को हिंसा से जुड़े 3 केस में प्री अरेस्ट बेल दे दी। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला किया है। आपको इस फैसले से नोटबंदी के दिन याद आ गए होंगे, लेकिन इससे पहले कि आपके दिल को कोई तगड़ा झटका लगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप 30 सितंबर तक ये 2000 रुपए के नोट किसी भी बैंक से बदलवा सकते हैं और आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 30 सितंबर तक ये नोट चलन में रहेंगे। इन नोटों से आप भुगतान भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेकिन आपको ये नोट 30 सितंबर तक किसी भी बैंक से बदलवाने ही होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इस फैसले से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही आपके काम की हर जानकारी आज हम आपको देंगे। ये भी बताएंगे कि सरकार को ये 2000 रुपए का नोट आखिर बंद क्यों करना पड़ा। इसके बाद हम आपको शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच हुई व्हाट्सएप चैट दिखाएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जब आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में थे तब शाहरुख खान एक पिता के रूप में कितना परेशान थे और वो किस तरह समीर वानखेड़े से बार बार आर्यन खान को छोड़ने की मिन्नतें कर रहे थे। और आखिर में आपको बताएंगे कि अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमिटी ने आज किस आधार पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया और कहा कि हमारी जांच की पहली नजर में अडानी ग्रुप ने किसी कानून को नहीं तोड़ा है। तो सबसे पहले आपको आरबीआई के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसने कई लोगों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस फैसले के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में इस्तेमाल होने वाले 2000 रुपए के सभी नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय भारत में 2000 रुपए के कुल 181 करोड़ नोट इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी कीमत 3,62,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये सारे नोट अब 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे और लीगल टेंडर का मतलब उस करेंसी या मुद्रा से होता है जो कानूनी रूप से वैध मानी जाती है। और इस हिसाब से 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के ये 181 करोड़ नोट कानूनी रूप से वैध नहीं माने जाएंगे, यानी ये कागज का टुकड़ा बन जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूं, ये वो 2000 रुपए का नोट है। अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, आप अच्छी तरह से जी भर के इस नोट को आज देख लीजिए। अब इस नोट की दो कहानियां हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये 2000 रुपए के नोट बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। वो लोग आज बड़ा परेशान हो रहे होंगे, उनके लिए तो आज की रात बड़ी भारी होने वाली है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई महीनों से 2000 रुपए का नोट देखा भी नहीं होगा, उनके पास होगा भी नहीं और उन्होंने देखा भी नहीं होगा। इसलिए आप भी अब इसके कुछ आखिरी दर्शन कर लीजिए। कुछ महीनों के बाद ये 2000 रुपए का नोट अब आपको देखने के लिए भी नहीं नसीब होगा। आरबीआई का कहना है कि इस समय जिन लोगों के पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, वो लोग 23 मई से 30 सितंबर तक इन्हें अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, या वो चाहें तो इन्हें एक्सचेंज करके इनके बदले में 500, 200 और 100 रुपए के नोट वापस ले सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया, आप एक तिथि याद कर लीजिए, 23 मई से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब आप देश के किसी भी बैंक में जा सकते हैं और आप इन्हें जमा भी करा सकते हैं और इनके बदले नया नोट भी ले सकते हैं, जो कि 2000 रुपए का नहीं होगा, किसी और डिनोमिनेशन का होगा। और यह काम आपको 30 सितंबर इस साल तक कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहता है
तो वो कल से ही ऐसा कर सकता है, लेकिन इन नोटों को बदलने की जो प्रक्रिया है वो 23 मई से शुरू होगी और फिर यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक ऐसे ही जारी रहेगी। यहां दो और बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, बैंकों के अलावा आप ये नोट आरबीआई द्वारा बनाए गए केंद्रों पर भी बदलवा सकते हैं। देश भर में आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज हैं जहां इन नोटों को 23 मई से 30 सितंबर के बीच बदला जा सकेगा। दूसरी बात यह कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही एक्सचेंज करा सकता है, यानी ये जो 2,000 रुपए के ज्यादा से ज्यादा 10 नोट आप एक बार में एक्सचेंज करा सकते हैं। यानी अगर किसी के पास 2,000 रुपए के 50 नोट हैं तो ये 1 लाख रुपए आप एक बार में नहीं बदलवा पाएंगे। एक बार में आप 2,000 रुपए के सिर्फ 10 नोट ही बदलवा सकते हैं। ये अपर लिमिट है। इसका मतलब यह भी है कि जिन लोगों ने 2,000 रुपए के ढेर सारे नोट अपनी तिजोरियों में बंद करके रखे हैं, छिपाकर रखे हुए हैं, उनकी चिंताएं अब बहुत बढ़ जाएंगी। हालांकि आरबीआई ने लोगों को पूरा समय दिया है 30 सितंबर तक। आपके पास ये नोट बदलवाने के लिए पूरे 130 दिन हैं और इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वो अब अपने ग्राहकों को 2,000 रुपए के नोट जारी नहीं कर सकते और तत्काल प्रभाव से, यानी आज रात से ही अब कोई भी बैंक 2,000 रुपए का नोट इशू नहीं करेगा। और कल से जब आप बैंक में जाएंगे और बैंक में रखा अपना पैसा निकालेंगे तो बैंक आपको 2,000 रुपए का नोट नहीं देगा, ना ही आपको कहीं एटीएम से मिलेगा। पिछले 75 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा नोट 10,000 और 5,000 रुपए का था, जिसे वर्ष 1954 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया था। लेकिन 24 वर्षों के बाद वर्ष 1978 में आरबीआई ने इस नोट को वापस ले लिया था। इसके बाद भारत में जितने भी नोट आए वो इससे कम के ही थे। 1,000 रुपए का नोट वर्ष 2000 में चलन में आया, जब देश में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन इसके 16 वर्ष के बाद 8 नवंबर 2016 को 1,000 रुपए के नोट वापस ले लिए गए और इन्हें लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया। इसी को आप नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट के सेक्शन 24 के भाग 1 के तहत ये 2,000 रुपए का नोट लॉन्च हुआ और 38 वर्षों के बाद भारत में सबसे बड़ा नोट ये 2,000 रुपए का नोट ही लॉन्च हुआ था। हालांकि यहां बहुत सारे लोगों को अभी ये लग रहा है कि आखिर 2,000 रुपए के नोट अचानक से बंद क्यों कर दिए। तो इसके पीछे का सच ये है कि इस मामले में कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है। भारत में वित्त वर्ष 2018 और 19 से ही 2,000 रुपए के नोट छपना बंद हो गए थे। यानी आज से 5 साल पहले ही 2,000 रुपए के नोट छपने बंद हो गए थे और इसके बाद से इनकी वैल्यू भी लगातार कम होती चली गई। 31 मार्च 2018 को देश में 6,73,000 करोड़ रुपए वैल्यू के 2,000 के नोट थे, लेकिन 31 मार्च 2023 तक यह आंकड़ा सिर्फ 3,62,000 करोड़ रह गया। यानी वित्त वर्ष 2018-19 से 2,000 रुपए के नोट छपने बंद हुए और जो नोट आरबीआई के पास आते चले गए वो उन्हें मार्केट सर्कुलेशन से हटाता चला गया। यानी जो आरबीआई के पास नोट आए फिर वो वापस बाजार में नहीं आए, आरबीआई ने उन्हें वापस अपने पास रखना शुरू कर दिया और धीरे 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 नोटों की संख्या कम होती चली गई। इस बात को आप इन आंकड़ों से समझिए। वर्ष 2020 में 2,000 रुपए के 273 करोड़ नोट बाजार में चलन में थे, जिनकी टोटल कीमत 5,47,000 करोड़ रुपए थी। फिर अगले साल 2021 में ये 273 करोड़ नोट 245 करोड़ नोट रह गए, 273 से 245 पर आ गए और फिर वर्ष 2022 में 214 करोड़ नोट ही बचे और फिर 31 मार्च 2023 तक यानी इस साल तक 2,000 रुपए के सिर्फ 181 करोड़ नोट ही भारत के बाजारों में मौजूद थे। लेकिन 30 सितंबर के बाद अब ये नोट भी पूरी तरह से वापस हो जाएंगे, यानी ये नोट अब रिटायर हो जाएगा और आप इसे 2,000 रुपए की नोटबंदी भी कह सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि उसने ये फैसला अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। इस पॉलिसी के तहत पुराने और सड़े गले नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। अब तक 2,000 रुपए के जितने भी नोट छापे गए उनमें से 89% नोट ऐसे हैं जिन्हें मार्च 2017 से पहले छापा गया था और इन नोटों की जो उम्र होती है वो 4 से 5 साल के आसपास होती है और इस नोट की उम्र भी 4 से 5 साल थी। यानी इस हिसाब से अभी जो
2000 रुपए के नोट बाजार में हैं, वो तमाम नोट अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इसीलिए आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। भारत में 2000 रुपए के गुलाबी नोट हमेशा से ही विवादों में रहे हैं और इस पर संसद में कई बार पहले भी बहस हो चुकी है, होती रही है। 2000 रुपए के नोट को लेकर 3 बातें कही जाती हैं। पहली बात, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सिंडिकेट में होता है। दूसरा, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और नोटों की जमाखोरी भी आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी 2000 रुपए के 100 नोटों की 50 गड्डियों में बड़े आराम से आ सकती है और यह सारा पैसा आप एक स्कूल बैग जितने छोटे बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे नोटों की जमाखोरी बढ़ती है और ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा पॉइंट ये कि ये नोट आम लोगों के पास बहुत कम होते हैं। खुद आरबीआई ने अपने फैसलों में कहा है कि भारत के आम लोग ट्रांजैक्शन के लिए इन नोटों का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये 2000 रुपए के 181 करोड़ नोट आखिर किन लोगों के पास हैं, और इस पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है। दिसंबर 2022 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने शून्यकाल के दौरान एक यही सवाल पूछा था और उनका मुद्दा यही था कि जब 2000 रुपए के नोट आरबीआई द्वारा छापे ही नहीं जा रहे तो इनका उपयोग टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और जमाखोरी की घटनाओं में हो रहा है, तो फिर इन नोटों को लीगल टेंडर से बाहर क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने क्या कहा था, आप देखिए। बाजार में सर्कुलेशन की दिक्कत होगी और पब्लिक को भी दिक्कत होगी। हालांकि सरकार इसको देख रही है कि इससे काला धन कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। और जिनके पास पैसा है, जो जमा है, वो इतनी जल्दी कैसे कर पाएगा। पैसे जमे, तो अब घर के अंदर काम भी करना है, किसी को कहीं भी जाना, अब लाइन में लगेंगे फिर दोबारा से। अब सरकार कर रही है, वो अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, लेकिन पब्लिक के लिए थोड़ी फैसला बिल्कुल आई डोंट थिंक कि सही है। पहली बात तो इनको शुरू ही नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली बात, जो इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, फिर उसके बाद इन्होंने नई करेंसी प्रिंट करी। डिमोनेटाइजेशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। समथिंग 1% या 0 कुछ % जो है ब्लैक मनी वापस आया या फिर नहीं भी आया। नहीं, सही नहीं है। 2000 का चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। हमारे ख्याल से चलना चाहिए कि 2000 के नोट हैं, जो मोदी जी की सोच थी उसके अकॉर्डिंगली चालू किए गए थे। लेकिन अभी मार्केट में भी आप देखोगे, इवन एटीएम में भी देखोगे तो 2000 के नोट ही नहीं है। तो ये जो नंबर 2 का जो धंधा है वो वापस पनप रहा है और इसलिए ये बंद होना चाहिए, निश्चित बंद होना चाहिए। हम देखते हैं कि 2000 के नोट हैं, हमको इजीली कहीं भी नहीं मिलते। चेन्स हम ढूंढते हैं, हमको इजीली कहीं नहीं मिलते हैं। और ये अच्छा कदम है, हम देश के काला धन को फिर से निकालने के लिए। डिमोनेटाइजेशन फिर से हो रहा है, वही वाइब्स आ रही 2017 वाली। अब देखते हैं भाई क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड। हो सकता है पॉलिसी मेकर पर इन्होंने रिसर्च करके ही किया हो, ये तो इम्प्लीमेंट हो तब बात बने ना। फायदा तो बता नहीं सकते, लेकिन ये निर्णय अभी एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से गलत भी है। इससे सरकार क्या दिखा रही है हम लोगों को तो पता नहीं। इससे बड़े लोगों के पास ये 2000 के नोट, जो ज्यादा तरह के ब्लैक मनी होता है, व्हाइट होता है, हवाला का पैसा होता है, और जो सीधे काम करने और छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनके पास एक तो 2000 के नोट ज्यादा प्रमाण में नहीं होते। 2000 नोट जो रुपए की नोट है उसके लिए काफी सारे लोग उसी में जमा करते होंगे। जो पैसा है, जो कैश जमा करके रख देते हैं, उनके लिए जो आसान था वो बंद हो जाएगा, उनको डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 2000 रुपए की नोट कैंसिल करके 500 के नोट में पूरा ऐलान किया होगा। भ्रष्टाचार कम होना बहुत आसान नहीं है, इतने एक झटके में नहीं होएगा। उसको बहुत मोदी जैसे लोग 25 साल रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार कम होएगा। काले धन पर एक और चोट देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जो स्वागत योग्य कदम है। और कांग्रेस के लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता ही क्या थी। अरे भाई, जब 500,000 का नोट बैन हो गया तो बदले में उनको मुद्रा देनी थी और 500,000 का नोट छाप कर देना संभव नहीं था। तो इसलिए 1000 का 2000 का नोट मार्केट के अंदर लाया गया और 2000 के नोट को तो एक सूटकेस में 50 लाख लेकर आप जा सकते हैं, अब तो 500 का नोट लेकर जाना पड़ेगा।
तो ये डिजिटल इकोनॉमी का जमाना है, छोटी मुद्रा का जमाना है। अगर अमेरिका $100 के डिनोमिनेशन से मुद्रा से काम चला सकता है तो भारत को 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है? अब आपको 2016 का वो दिन, ऐतिहासिक दिन हम याद कराना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसी घोषणा की थी, नोटबंदी की, जिससे पूरा देश सकते में आ गया था और बहुत सारे लोगों के दिल को तो बड़ी गहरी चोट पहुंची थी। 8 नवंबर 2016 का वो दिन एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं, सुनिए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो अब इस फैसले पर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट ढेर सारे हैं, कहां कहां उन्होंने छुपा कर रखे हुए होंगे, वो सारे लोग तो आज बहुत दुखी होंगे। लेकिन जो भारत की आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनके पास शायद ही 2000 रुपए का नोट होता होगा। इसलिए अब भारत के लोगों को 500 रुपए के नोट से काम चलाना होगा। उसमें बस एक ही तकलीफ ये होगी, वो भी पैसे वाले लोगों को, कि जब उन्हें कुछ कैश लेकर जाना होगा तो अब उन्हें बड़ा बैग चाहिए होगा, क्योंकि 500 रुपए, 2000 रुपए के एक नोट में अब आपको 4-500 रुपए के नोट लेकर जाने पड़ेंगे। और इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा इस नोट को अब जी भर के देख लीजिए, क्योंकि अब ये नोट जाने वाला है। अब हम आपको सुपरस्टार शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट दिखाएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जब आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में थे तब शाहरुख खान एक पिता के रूप में कितना परेशान थे और वो किस तरह समीर वानखेड़े को बार बार व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजकर आर्यन खान को छोड़ने की मिन्नतें कर रहे थे। इस व्हाट्सएप चैट को खुद समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका के साथ अटैच किया है और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आर्यन खान के मामले में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने 25 करोड़ रुपया शाहरुख खान से लेने की कोशिश नहीं की और उन पर लगे ये 25 करोड़ के भ्रष्टाचार के सभी आरोप झूठे हैं। तो बड़ी चालाकी से उन्होंने व्हाट्सएप पर शाहरुख खान उस समय जो उन्हें मैसेजेस भेजा करते थे उसे उन्होंने अपने एफिडेविट में लगा दिया है। इस चैट में शाहरुख खान समीर वानखेड़े से कहते हैं कि मेरा बेटा इस सब का हिस्सा नहीं है, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर उसकी गलती है भी तो वो ना के बराबर है, उसे समझाने की जरूरत है, हमारे बीच बात हुई थी कि हम उसे बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे लीगल तरीके से। आज मैं वो सारी चैट लेकर आया हूं और मैं आपको वो चैट्स पढ़कर बताता हूं। वो कॉपी मेरे पास है, देखिए। वो लिखते हैं, समीर साहब, मे आई स्पीक विद यू फॉर अ मिनट प्लीज, रिगार्ड्स शाहरुख खान। I know this is officially inappropriate and may be outright wrong, but once as a father, if I can speak with you, please, love SRK. उसके बाद ये उनको समीर वानखेड़े उनको मैसेज कर रहे हैं, प्लीज कॉल। Can't thank you enough for all the thoughts and personal insights you gave to me about my own. I will make sure that he turns out to be someone that you and I are both proud of. This incident will prove to be a turning point in his life. I promise, in a good way. और फिर वो लिख रहे हैं, God bless you. I have to come personally whenever you say and give a hug to you. तो कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको मिलने आऊंगा, मैं आपको गले लगा लूंगा। ये शाहरुख खान कह रहे हैं समीर को। Let me please know whenever it's convenient for you. और फिर बिग रेस्पेक्ट, लव SRK। फिर ये उनको जवाब देते हैं समीर वानखेड़े, श्योर डियर, विल कैच अप, लेट दिस गेट ओवर सून। मतलब हम मिलेंगे लेकिन पहले इस मामले को खत्म हो जाने दो।
और उसके बाद वो आगे लिखते हैं, इट विल बी अ ह्यूज फेवर बिकॉज द फैमिली जस्ट वांट्स हिम होम and not get stamped with having been a convict in a notorious prison. It will really help with his future and that's why I'm making this. यानी कुल मिलाकर अगर आप ये सारी चैट्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर जगह शाहरुख खान एक बेबस पिता की तरह हाथ जोड़कर बार बार समीर वानखेड़े को मैसेज भेज रहे हैं। हर जगह यही कह रहे हैं कि एक पिता के रूप में मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मिन्नतें कर रहा हूं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। और फिर आगे हर बार उनको लिखते हैं, थैंक यू सो मच, लव SRK। एक जगह लिख रहे हैं, प्लीज शो सम काइंडनेस माय मैन, लव SRK। आई कैन ओनली प्लीड एंड बेग यू एज अ फादर। SRK उनको लिख रहे हैं कि मैं सिर्फ हाथ जोड़ सकता हूं और आपसे रहम की भीख मांग सकता हूं एक पिता के तौर पर। ये कहते हैं उसके बाद, डियर शाहरुख, आई विश आई कुड टॉक टू यू एज अ फ्रेंड एंड एक्सप्लेन यू अबाउट द करंट सिचुएशन एंड नॉट एज अ जोनल डायरेक्टर। ऑल द मर्क एंड एलिमेंट्स आर vitiating the entire atmosphere. I wanted to look forward the kids in an reformatory approach and provide an opportunity for best living and national service. ये देशभक्ति की बातें कर रहे हैं उनके साथ समीर वानखेड़े। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो चैट है ये समीर वानखेड़े ने लीक की है और शाहरुख खान हर चैट में, बहुत सारी चैट हैं, सब में यही कह रहे हैं, थैंक यू फॉर ट्राइंग टू हेल्प, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, लव SRK। और इस पूरी चैट में जो बात समझ में आती है वो ये कि शाहरुख खान बहुत डरे हुए हैं। जाहिर है जिसका बेटा जेल में होगा, जिस पर इतने गंभीर आरोप लग जाएंगे, उस पिता की क्या स्थिति होगी। और शाहरुख खान बार बार उसी स्थिति को अपने हर मैसेज में दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बस मेरे बेटे पर रहम खाइए, मेरा बेटा बेकसूर है, मेरे बेटे को घर आ जाने दीजिए, सबसे बड़ा एहसान आपके ऊपर मेरा यही रहेगा। हर बार वो यही एक ही बात कह रहे हैं। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ जो व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक अभी की हैं, उसके लिए भी उन पर कार्रवाई अब हो सकती है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो चैट है ये समीर वानखेड़े ने सार्वजनिक की है और हो सकता है कि ये सारी चैट्स ना हो। उन्होंने बड़ी चालाकी से 90% जो मैसेज हैं वो शाहरुख खान के रखे हैं और मुश्किल से 5 से 10% मैसेज अपने रखे हैं, और वो भी छोटे छोटे मैसेज जहां वो शाहरुख खान से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जहां इस तरह का इंप्रेशन आता है कि समीर वानखेड़े एक बहुत ही स्पष्ट और ईमानदार ऑफिसर हैं और वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी मैं शाहरुख खान से बात नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला इस समय मेरे पास है और ये मेरे जो ईमानदारी है उसके प्रति, मेरी निष्ठा के प्रति ये बात अच्छी नहीं मानी जाएगी कि मैं इस समय शाहरुख खान से बात करूं। तो इस पूरी चैट में समीर वानखेड़े ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत ईमानदार और निष्ठावान अफसर हैं और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। दूसरी बात वो इसमें यह बताना चाहते हैं कि अगर मैंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की मांग की होती तो क्या शाहरुख खान मुझे इस तरह के मैसेजेस भेजते? क्या शाहरुख खान अपने सारे व्हाट्सएप चैट में मेरी तारीफ करते, समीर साहब कह के बात करते, लव SRK लिखते? कई जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो क्या अगर मैंने उनसे 25 करोड़ रुपए की ये फिरौती मांगी होती तो क्या शाहरुख खान मुझे इस तरह इतने सम्मान के साथ ये मैसेजेस करते? असल में समीर वानखेड़े अदालत को ये दिखाना चाहते हैं, लोगों को ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस पर हमें तब विश्वास होगा जब हम सारी चैट देख लेंगे। सारी चैट हमने देखी नहीं है। हो सकता है इसके अलावा हजारों संदेश, हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस और भी होंगे जो समीर वानखेड़े ने सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए इस पर कोई भी राय तभी बन सकती है जब सारे चैट्स हम पढ़ लें। अभी तो समीर वानखेड़े ने बहुत सिलेक्टिव चैट्स खुद से लीक किए हैं। अब क्योंकि उन्होंने ये चैट्स लीक कर दिए हैं, वन, दूसरा, जब शाहरुख खान के बेटे का केस समीर वानखेड़े के पास था, ऐसे में उनका कर्तव्य, उनकी निष्ठा और प्रोटोकॉल ये कहता है कि वो आर्यन खान के पिता से बात नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो शाहरुख खान से लगातार बात कर रहे हैं, उन्हें मैसेजेस भी भेज रहे हैं, उनके मैसेजेस पढ़ भी रहे हैं, जो कि अनैतिक है, गलत है।
और इस पर उनका डिपार्टमेंट अब कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो एनसीबी के एक जोनल डायरेक्टर थे और उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद शाहरुख खान से न सिर्फ बातें की, बल्कि वो लगातार शाहरुख खान के संपर्क में भी रहे। इस बात को लेकर अब समीर वानखेड़े पर एक केस, एक मुकदमा और दर्ज हो सकता है। मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे, और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया है, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, और खासकर सीबीआई से भी। सीबीआई ने जिस विजिलेंस इंक्वायरी के बाद समीर वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है, उस रिपोर्ट के जरिए अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें पता चला है कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की कोशिश की और ये उसी मामले की अब जो है जांच चल रही है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों के दौरान समीर वानखेड़े ने 6 देशों की यात्रा की है और जहां वो कुल मिलाकर 55 दिन तक रुके। तो ये एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि 6 देशों की यात्रा उन्होंने की, 55 दिन वो इन देशों में रहे और इन यात्राओं का खर्च उन्होंने लगभग 9 लाख रुपए अपने रिकॉर्ड्स में बताया है। इनमें 19 दिनों के लिए वो लंदन में थे, जहां इस यात्रा पर सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि लंदन रहें वो इतने दिन और सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा वो करें? तो अब इस बात की अलग से जांच हो रही है। तो ये जो मामला है समीर वानखेड़े का और शाहरुख खान का, आर्यन खान का, ये मामला अब और आगे जाएगा और अब आप देखिएगा हर रोज इसमें नए नए खुलासे अभी होते रहेंगे। अब सीबीआई ने समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया है। समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में ये जो सारा अपना एफिडेविट दिया है, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, यानी सीबीआई अभी उन्हें कुछ दिन के लिए तो गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, लेकिन उनसे पूछताछ जरूर कर सकती है और पूछताछ में फिर आगे चलकर पता चलेगा ये जो 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे ये समीर वानखेड़े ने मांगे थे, किसी और ने मांगे थे, या समीर वानखेड़े ने किसी और के कहने पर मांगे थे, और ये पूरा मामला क्या था। लेकिन व्हाट्सएप चैट देखकर ये जरूर लगता है कि शाहरुख खान से वो लगातार संपर्क में थे और शाहरुख खान लगातार उनसे अपने बच्चे को छोड़ने की मिन्नतें कर रहे थे, जिसमें शाहरुख की कोई ऐसी गलती है नहीं। कोई भी पिता यही करेगा, कोई भी बाप यही कोशिश करेगा कि वो अपने बच्चे को किसी भी तरह से जल्दी घर ले आए, और वो भी ऐसे में जब वो जानता हो कि उसके बच्चे की कोई गलती नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ने आज किस आधार पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि हमारी जांच की पहली नजर में अडानी ग्रुप ने किसी कानून को नहीं तोड़ा है। बड़ी बात यह है कि इस कमेटी के गठन में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। यह कमेटी खुद सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी। केंद्र सरकार चाहती थी कि इस कमेटी में एक सदस्य उसकी तरफ से भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। बाद में इसी साल 2 मार्च को अदालत ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों का एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे कर रहे थे, जस्टिस सप्रे कर रहे थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी ने लगभग 2 महीने में यह रिपोर्ट तैयार की और आज इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। इस रिपोर्ट में 10 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पहली सबसे बड़ी बात, अडानी ग्रुप के शेयर्स में वॉश ट्रेडिंग का एक भी सबूत नहीं मिला है। वॉश ट्रेडिंग का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसी कंपनी द्वारा अपने ही शेयर्स को खरीदना और बेचना। दूसरा, इस मामले में सेबी द्वारा जांच की गई, लेकिन फिर भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अडानी ग्रुप ने नियमों के विरुद्ध अपने शेयर्स की कीमतों को मैनिपुलेट किया। इसे प्राइस मैनिपुलेशन कहते हैं, जिसमें किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर्स की कीमतों में हेरा फेरी की जाती है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर उसके शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेशन का ही आरोप लगाया गया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। तीसरा पॉइंट, अडानी ग्रुप ने बेनिफिशियल ओनर्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं छिपाई। बेनिफिशियल ओनर्स वो लोग होते हैं जिनकी किसी कंपनी के कैपिटल या प्रॉफिट में 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी होती है, या जो किसी कंपनी में सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पर होते हैं, किसी मैनेजरियल ऑफिशियल के रोल में होते हैं। चौथा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह आरोप था कि अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों की हिस्सेदारी
उसके प्रोमोटर्स या मालिकों के पास है, और जो बची हुई पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे भी अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों की मदद से खरीद लिया है। जबकि सेबी के नियम कहते हैं कि किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस जांच रिपोर्ट में यह आरोप भी साबित नहीं हो पाया, और इसके मुताबिक सेबी का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम है उसका अडानी ग्रुप ने पालन किया है। पांचवां पॉइंट, सेबी की जांच कहती है कि कुछ संस्थाओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले अडानी ग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट पोजीशन ली थी, लेकिन इसमें अडानी ग्रुप की अपनी कोई भूमिका नहीं पाई गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सेबी को शक है कि अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी इकाइयों के प्रोमोटर्स के साथ संबंध हो सकते हैं, लेकिन सेबी के पास इससे संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं है। यानी शुरुआती जांच में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से अडानी ग्रुप को एक तरीके से कहें तो क्लीन चिट मिल गई है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि विपक्षी दलों ने, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, उससे भी खास तौर पर राहुल गांधी ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। इस मुद्दे पर संसद को न जाने कितने हफ्तों तक चलने नहीं दिया गया। पूरे देश में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर देश के सामने रखा गया, इतना समय बर्बाद हुआ। फाइनली ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बैठाई, और देखिए ये सब करने के बाद अब ये पता चलता है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई है ही नहीं। सेबी ने भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आज तक जो दी है कमेटी को, वो यही है कि कई लोगों ने शॉर्ट सेलिंग जरूर करी 24 जनवरी को या उसके आसपास, लेकिन उसमें अडानी ग्रुप का हाथ नहीं है, कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं है। लेकिन कमेटी ने कहा है कि भाई ये जो कानूनी नियम है सेबी के और नियम जो हैं उनको और पुख्ता किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। वो आगे बात फ्यूचर की है, सेबी इन्वेस्टिगेशन अभी और कर रही है, लेकिन आज का जो नतीजा है उससे ये साफ जाहिर है कि अडानी ग्रुप ने सेबी या और कोई कानूनी वायलेशंस स्टॉक मार्केट में नहीं की। इस मामले में एक खास बात और है, और वो ये है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने। और उन्होंने कहा कि जो अडानी ग्रुप में पैसा लगा हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी का पैसा है, और पहली बार इस तरह का भ्रष्टाचार उन पर निजी रूप से लगा पिछले 9 वर्षों में। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए राहुल गांधी ने कितने लंबे चौड़े भाषण दिए थे, तस्वीरें इस देश को दिखाई, और मैं बार बार ये कहता हूं इस देश का कितना समय उन्होंने बर्बाद किया, संसद का कितना समय बर्बाद किया, न्यूज चैनल्स पर उन्हें कितनी कवरेज मिली, घंटों घंटों न्यूज चैनल्स पर इस मुद्दे पर बहसें हुई, लगातार बहस हुई है। न जाने न्यूज बुलेटिन के जो बुलेटिन हुआ करते थे हर रोज, उनमें न जाने कितने घंटों तक सिर्फ इसी मुद्दे की कवरेज होती थी, और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसका मतलब क्या है? पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार के वैसे तो कई दाग लगाने की कोशिश हुई है, लेकिन हर बार ये दाग नकली निकले, और सच की जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें ये दाग हर बार झूठ साबित हुए। वर्ष 2016 में जब भारत में नोटबंदी का फैसला हुआ, तब इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसे भी असंवैधानिक बताया गया था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया, और इस मुद्दे पर मोदी सरकार 100% ईमानदार निकली सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद 2019 में कांग्रेस और राहुल गांधी ने रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। आपको याद होगा चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था। 2019 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया कि इस रफाल डील में पैसा खाया गया है, कमीशन खाया गया है। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर एक बार फिर से वही हुआ, यानी ये साबित नहीं हो पाया। उसके बाद आपको याद होगा पेगासिस का मामला आया, जिसमें कहा गया कि सरकार पेगासिस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करवा रही है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहां पर फिर से सरकार को क्लीन चिट मिली। और अब अडानी ग्रुप के मामले में भी केंद्र सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच समिति ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। अब आप ये सोचिए कि विपक्षी दल राहुल गांधी एक के बाद एक नकली मुद्दे लेकर आते हैं, फिर उन्हें बड़ा बनाते हैं। हमारे देश की प्रेस का, मीडिया का एक सेक्शन ऐसा है
जो कहता है कि भाई विपक्ष के इतने बड़े नेता अगर आरोप लगा रहे हैं तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ही, तो वो मीडिया उसको दिखाता भी है, क्योंकि जाहिर है ये लोकतंत्र है, इसमें सबकी बात रखी जाएगी। फिर उसे पार्लियामेंट में रखा जाता है, पार्लियामेंट में हंगामा होता है और उसके बाद उस पर धरने प्रदर्शन होते हैं, सोशल मीडिया उससे भर दिया जाता है। आखिर में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन और महीने इसकी जांच में बर्बाद करने के बाद हर बार ये पता चलता है कि आरोप झूठे हैं। इससे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही विश्वसनीयता खो रहे हैं। अब आप सोचिए, अगली बार जब राहुल गांधी कोई और नया आरोप लगाएंगे प्रधानमंत्री पर, चाहे उसमें सच्चाई भी अगर होगी, तो लोग यही सोचेंगे कि यह आरोप भी वैसा ही होगा जैसा पुराने आरोप झूठे साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कहीं जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर क्लीन चिट दे दिया तो आप सोचिए। जहां तक बात है अडानी ग्रुप की, अडानी ग्रुप को इन आरोपों के बाद हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अडानी पर जब ये आरोप लगे थे तब गौतम अडानी विश्व के पहले नंबर के या दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे और धीरे 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 लुढ़कते हुए वो काफी नीचे आ गए और उन्हें शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं कि जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है और वो है जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। G7 दुनिया के 7 प्रमुख देशों का एक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा शहर में पहुंचे और उनका जबरदस्त स्वागत हवाई अड्डे पर वहां रहने वाले भारतीयों ने किया। तस्वीरें देखिए। मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसका पहला पड़ाव जापान का हिरोशिमा शहर है। ये वही शहर है जहां वर्ष 1945 में अमेरिका ने अब तक के इतिहास का पहला और इकलौता परमाणु हमला किया था, जिसमें 1,35,000 लोग मारे गए थे। लेकिन आज उसी शहर में अमेरिका शांति दूत बनकर G7 देशों के साथ एक समिट में हिस्सा लेगा और यहां वो रशिया के खिलाफ रणनीति बनाने पर भी चर्चा करेगा। यानी उस जमाने में जो युद्ध हुआ और जो परमाणु हथियार का प्रयोग हुआ, उसके बाद आज उसी शहर में एक और युद्ध की बात होगी, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। और इससे आपको अमेरिका का असली चरित्र पता चलेगा। हिरोशिमा में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार अकेला अमेरिका ही था। प्रधानमंत्री मोदी कल G7 देशों की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि भारत औपचारिक रूप से G7 का हिस्सा नहीं है। और इस समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया है। आज उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अगर चीन और भारत के संबंध बेहतर होंगे तो इससे पूरी दुनिया को ही फायदा होगा। बड़ा स्टेटमेंट है चीन पर। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह संबंध रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए आतंकवाद मुक्त वातावरण जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की है। पिछले कुछ वर्षों से जो देश G7 समूह में शामिल नहीं है, उन्हें भी कई सेशंस में एक गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, अतिथि देश के तौर पर, और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी इस समिट में न्योता दिया जाता है। और इस बार भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और इससे बदलते वक्त में विकासशील देशों की बढ़ती ताकत का पता चलता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम पहले मानते थे। इस बार G7 समिट में 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला, सबसे महत्वपूर्ण विषय है रूस और यूक्रेन का युद्ध। इसमें इस बैठक में हिस्सा लेने वाले देश यूक्रेन को समर्थन की घोषणा कर सकते हैं और वो रूस की युद्ध के लिए आलोचना कर सकते हैं।
इस बात का संदेश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पहले ही दे दिया है। उन्होंने G7 समिट से पहले रूस से हीरे, तांबा, एल्यूमिनियम और निकल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। खास बात यह है कि इस समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल होंगे और यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेलेंस्की की मुलाकात होगी। इस बैठक का दूसरा मुद्दा है चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव और इसमें ताइवान पर चीन के बढ़ते खतरों को लेकर दुनिया को सावधान किया जाएगा। तीसरा मुद्दा है विकासशील देशों की ताकत को पहचानना और उन्हें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में मदद पहुंचाना। इसके साथ ही चीन और रूस जैसे देशों पर नजर रखना। नोट करने वाली बात यह है कि हिरोशिमा वही शहर है जिसने परमाणु युद्ध के दर्द को झेला है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस शहर पर परमाणु बम गिराया था और जापान के लोग आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं। और अब इसी शहर में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश एक और युद्ध को लेकर रणनीति तैयार करेंगे, यानी जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। मोदी, 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 मातरम, वंदे मातरम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय, भारत माता की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में G7 देशों की हिस्सेदारी 45% है और इस साल भारत G20 देशों की अध्यक्षता भी कर रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं और G20 की तो वो खुद अध्यक्षता ही कर रहे हैं। और अब आखिर में आपके लिए एक छोटा सा अपडेट, और वो ये है कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे आप सीधी बात में इस बार मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी का एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू देख पाएंगे, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी और फिल्मों में आने से पहले संघर्ष के कई किस्से, बड़े दिलचस्प किस्से अपनी जिंदगी के बारे में हमारे साथ और आपके साथ शेयर किए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में होने वाली पॉलिटिक्स और बहुत अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे कि आजकल हिंदी फिल्में क्यों नहीं चल पा रही हैं, दक्षिण भारत की फिल्में ही क्यों चल रही हैं। तो ये पूरा इंटरव्यू आप कल रात 9 बजे सीधी बात में देख पाएंगे। अब आप देखिए उसके कुछ अंश। आजकल आप कितना पैसा ले रहे हैं एक फिल्म का? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ओके। मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था और मैंने नेटवर्थ वाला डाला, मनोज बाजपेयी का नेटवर्थ क्या है, तो उसमें भी 170 करोड़ आ रहा है। बाप रे बाप, अलीगढ़ और गली गुलियां करके। तो आप कह रहे नहीं है 170 करोड़? ना ना ना, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर सकता है। अब क्या चाहिए बाबू, अब क्या चाहिए, अब क्या जान ले वो। शाहरुख खान और आप तो बैचमेट रहे हैं। शाहरुख ने बॉलीवुड को अपना लिया जी, और आप अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। जी जी। कभी आपको ऐसा लगा बॉलीवुड इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर? शाहरुख भी आउटसाइडर है, वो भी जो है बाहर से ही आया। मैं वहां तक जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी दुनिया अलग है और जो लोग वहां पे काम देने वाले हैं वो मेरे तरीके का काम वो लिखते भी नहीं है, और जो वो काम मेरे टाइप के एक्टरों को देते हैं वो मुझे करना ही नहीं है। इसीलिए मैंने हमेशा प्रेफर किया कि मैं फ्रिंज पे रहूंगा, और मैं अभी भी फ्रिंज पे हूं, और वहां पे रहना मुझे बड़ा सुखद है। नेपोटिज्म से आपको कितना धक्का लगा? और आप जो परिवारवाद की बात होती है बॉलीवुड में, आप इसके शिकार हुए? परिवारवाद का शिकार मैं नहीं हो सकता हूं, क्योंकि जिस तरह के रोल मैं करता हूं उस तरह के रोल जो परिवार से नहीं आए हैं वही लोग कर सकते हैं। मैं आपके शो पे ना, इस वाले पे मैं बड़ी ईमानदारी से बोलना चाहता हूं। हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं, उनका परिवार या उनके माँ बाप एक ही चीज़ है,
वो है उनकी काबिलियत। सुशांत जैसा एक प्रतिभाशाली, और आप ये स्टेट से था, बिहार से, और वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री की चुनौतियों का शायद सामना नहीं कर पाया। जिस तरीके का हीरो वो बनना चाहता था, एक्टर वो बनना चाहता, तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है सर। ये गली गुलियां करने के लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। और खास करके जो इंडस्ट्री में गया, जिसका सपना ही स्टार बनना रहा हो, मेरा नहीं था, उसको था, लेकिन उसको सहने की क्षमता नहीं थी, उसको मैनिपुलेशन नहीं आता था। सांसद का रोल कर सकते हैं, नेता का रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है। लेकिन खुद कभी नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, इतना ज्यादा करीब से देख लिया। नहीं सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से कभी न उफ कहते हैं, संकट का चरण गहते हैं, संकट का चरण गहते हैं। तो आप आज ही हमारे साथ अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। अभी से अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए, कल रात 9 बजे सीधी बात। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, कुछ अच्छे दिल से आपका साथ देंगे और कुछ बस अच्छे दिन में आपका साथ देंगे। नमस्कार।